नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम करेंगे आज प्रेमचंद का उपन्यास गबन। देखिए, गबन प्रेमचंद का एक यथार्थवादी उपन्यास है और गोदान के बाद ये अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसमें भारतीय मध्यम वर्ग का चित्रण है, जिसमें एक पत्नी की इच्छा का पति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का मूल विषय यहाँ पर लिया गया है। इसमें नारी समस्या को भी महत्व महत्व दिया है। इसके साथ साथ जो भ्रष्ट पुलिस तंत्र है, उसके बारे में भी बेबाकी से अपने विचार इस उपन्यास में संकलित किए हैं और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से भी इस कथानक को जोड़ा है। तो देखें, वास्तविक में अगर देखें तो इस उपन्यास में नए रास्ते तलाशने का प्रयास किया गया है, तत्कालीन समस्याओं को जोड़ा गया है कथानक से, और जो मूल विषय है वो एक पत्नी की इच्छा है, जिसका पति के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो गबन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आइए इस पात्रों के माध्यम से इस कथानक को और इसके मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गबन उपन्यास की बात करें तो इसकी रचना हुई थी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में इस रचना का प्रकाशन हुआ था और इसमें जो मुख्य पात्र हैं, यहाँ पर नायक की अगर बात करें तो रमानाथ है और नायिका कौन है? जालपा। जो रमानाथ नायक है, इसके पिता हैं दयानाथ और इनकी माता का नाम है जोगेश्वरी। यहाँ पर ध्यान दें, ये जोगेश्वरी है, इनकी माता जोगेश्वरी। जालपा जो कि नायिका है, उसके पिता दीनदयाल हैं। इन्हीं मुख्य पात्रों के आधार पर इस उपन्यास का कथानक रचा गया है और इस उपन्यास का जो कथानक है उसमें दो भाग हैं। एक जो भाग है वो प्रयाग से संबंधित है, यानी प्रयाग में ये घटनाक्रम घटता है, और दूसरा जो भाग है वो कोलकाता का है। जो कोलकाता है, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ है वो जालपा के द्वारा हुआ है, क्योंकि जालपा यहाँ पर नायिका के रूप में है। जालपा का जो बचपन है वो खूब ऐशो आराम में बीता, या यूं कहे कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई थी। कारण क्या था कि 3 भाइयों की मृत्यु के पश्चात जालपा का जन्म हुआ, इसीलिए वो अपने माता पिता की प्रिय थी। जो पिता है वो दीनदयाल है और माता का नाम यहाँ पर मानकी है, जो जालपा की माता है। दोनों ही बड़े लाड प्यार से इसका पालन पोषण करते हैं और जालपा का गहनों के प्रति बहुत ही लगाव था। बचपन से ही उसे गहने बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन कोई गहने बेचने वाला आ जाता है जो बिसाती है, तो वो उसके पास चंद्रहार होता है जो कि असली नहीं है, लेकिन फिर भी जालपा उसको लेना चाहती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि चंद्रहार तो लड़की को मिल ही जाना है। कहाँ से मिल जाना है? ससुराल से। और जालपा के मन में चंद्रहार के साथ साथ विवाह की उत्सुकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जब विवाह होगा तो ससुराल पक्ष से उसके लिए चंद्रहार आएगा। जालपा का विवाह रमानाथ के साथ तय हो जाता है। रमानाथ जो युवक है ये कर्मशील नहीं है, यानी कर्म में विश्वास नहीं करता। ये अपने दोस्तों से उधार मांगकर और शतरंज खेलकर अपना जीवन बिता रहा है या व्यतीत कर रहा है। जो दयानाथ रमानाथ के पिता हैं, वो जालपा से इसका विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो बेटा है वो कोई कार्यभार अपने कंधों पर नहीं ले सकता, या अपना जीवन यापन करने के लिए जो कोई काम नहीं करेगा तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, क्योंकि वो निठल्ला है। जो दयानाथ है उसकी बात काट कर जोगेश्वरी इस विवाह के लिए उसको तैयार कर लेती है और दोनों का विवाह हो जाता है। जालपा का जब विवाह होता है तो उसे चंद्रहार नहीं मिलता, और ये घटनाक्रम कौन सा है? ये प्रयाग में चलने वाला घटनाक्रम है, यानी छोटे से गांव में है ये। वहां पर जो दीनदयाल है वो वहां जमींदार के मुख्तार हैं, और ये अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देते हैं? रमानाथ से कर देते हैं। लेकिन विवाह के पश्चात जालपा का जीवन जो है वो और भी ज्यादा कष्टपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो जालपा की चंद्रहार की इच्छा पूरी नहीं होती। जालपा जब अपने पति रमानाथ को ये बात बताती है तो रमानाथ उसके सामने बढ़ा चढ़ाकर अपनी शानो शौकत का वर्णन करता है। वो बताता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, और जालपा के मन में ये विचार आ जाता है कि अगर बहुत कुछ है तो उसे चंद्रहार मिलना ही चाहिए। उसकी जो सहेली है वो भी इस बात के लिए उसे उकसाती है कि उसे अपने पति से चंद्रहार की मांग करनी ही चाहिए। जो रमानाथ है उस पर विवाह के समय में बहुत ज़्यादा कर्ज आ जाता है, और कर्ज को उतारने के लिए वो अपने पिता से कहता है कि वो चुपके से जालपा के कुछ गहने चुरा लेता है।
और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन मानसिक संघर्ष उसके दिमाग में चलता ही रहता है और ऐसा करने के बाद उसे आत्मग्लानि भी होती है। जबकि वो अपनी पत्नी से जालपा से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जो रमानाथ है कि वो ये कमाता धमाता नहीं है, इसीलिए वो जालपा को गहने भी नहीं दिलवा सकता और उसी के गहने चुरा लेता है और उससे कहता है कि गहने चोरी हो गए। रमानाथ को अपनी नौकरी की भी चिंता होती है। वो अपने जो शतरंज के साथी हैं विदुर और चुंगी, विदुर से कहता है कि वो उसे नौकरी दिलवाने की बात करे। तो चुंगी में नौकरी करने वाले जो रमेश बाबू है उसकी सहायता से वो 30 रुपये मासिक लेकर चुंगी में नौकरी करने लगता है और जालपा को वो अपना वेतन 40 रुपये बताता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो रमानाथ है वो मानसिक अंतर्द्वंद का ही शिकार है कि वो जालपा के सामने झूठ पर झूठ बोलता जाता है। इसी समय जालपा को अपनी माता का भेजा हुआ चंद्रहार भी मिलता है, किंतु दया में दिया हुआ दान समझकर वो उस गहने को वापस लौटा देती है। जालपा की स्वाभिमानिता यहाँ पर पता चलती है। वो उस गहने को लेने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि अगर रमानाथ में दम होगा तो वो उसे गहने बनवा देगा। रमानाथ जालपा के लिए गहने बनवाने का हौसला पैदा करता है वो, और इस हौसले को वो सराफों के कर्ज से लद जाने पर भी पूरा है। जो इंदु भूषण वकील की पत्नी है वो रतन है। रतन यहाँ पर दिया हुआ है रतन। तो जो रतन है इसे जालपा के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते हैं और वो रमानाथ को कहती है कि तुम ऐसे कंगन मेरे लिए भी बनवा देना, और वो 600 रुपये उसे कंगन बनवाने के लिए देती है। जो रमानाथ है वो इन रुपयों से अपना कर्ज चुकाने की बात सोचते हैं। रतन बार बार कंगन मांगने की बात करती है और अंत में वो सोचती है कि अगर कंगन नहीं मिल रहे तो मैं अपने रुपए ही वापस ले लेती हूँ। उसके रुपए वापस करने के ख्याल से जो रमानाथ है वो चुंगी के रुपए ही घर ले आते हैं, यानी जहाँ पर वो क्लर्क की नौकरी करता है वहां से वो रुपए घर ले आते हैं। उनकी उपस्थिति में जब रतन अपने रुपए मांगने आती है तो जालपा उन्हीं रुपयों को उठाकर दे देती है। घर आने पर रमानाथ को पता लगता है तो बहुत चिंता होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि गबन के मामले में उसे सजा हो सकती है। गबन उसने कहाँ किया था? अपने चुंगी में, जहाँ वो काम करता था वहां से उसने पैसे चुराए थे। और सारी परिस्थितियां जब उसे पता चल जाती है तो वो अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखता है। वो उसे अपनी पत्नी को देने के बारे में सोच ही रहा है कि वो पत्र जालपा के हाथ लग जाता है। जालपा उसे पढ़ने लगती है और रामनाथ ये देख लेता है कि जालपा उस पत्र को पढ़ रही है। उसे आत्मग्लानि होती है और वो वहां से घर छोड़कर भाग जाता है। जालपा अपने गहने बेचकर चुंगी के रुपए लौटाती है और इसके बाद जो कथा है वो कोलकाता की तरफ चलती है, यानी प्रयाग से कोलकाता कौन चला जाता है? रमानाथ चला जाता है और रमानाथ के पीछे पीछे जालपा भी उसे ढूंढने के लिए जाती है। कलकत्ते में जाकर जो रमानाथ है वो अपने हितैषी जो देवी दीन है उसके यहाँ पर गुप्त रूप से रहने लगता है और कुछ समय बाद वो अपना गुजारा करने के लिए एक चाय की दुकान खोल लेता है। वो अपनी वास्तविकता छिपाए रखना चाहता है और लेकिन पुलिस को देखकर वो घबरा जाता है और रमानाथ अपने गबन की सारी कथा पुलिस के सामने सुना देता है। पुलिस अपनी तहकीकात करती है और उसे पता चलता है कि जो रमानाथ है वो निर्दोष है, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों पर चल रहे मुकदमे के गवाह के रूप में वो रमानाथ को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, पुलिस तंत्र कितना भ्रष्ट हो चुका है, उसका चित्रण हमें यहाँ देखने में मिलता है। तो वे गवाह के रूप में उसे पेश कर देते हैं। जेल जीवन के डर से जो रमानाथ है वो पुलिस वालों की बात मानकर क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही दे देते हैं। इसके बाद जो जोहरा नाम की एक वेश्या है वो उसके मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दी जाती है। किसके? रमानाथ के लिए, क्योंकि रमानाथ अब कहाँ है? वो पुलिस कस्टडी में है या पुलिस वालों के पास है एक गवाह के रूप में, तो पुलिस उसके ऐशो आराम का पूरा ध्यान रखती है। जो रमानाथ है वो जोहरा से प्रेम करने लगता है। उधर जालपा रतन के परामर्श से, जालपा किससे परामर्श करती है? रतन के परामर्श से शतरंज संबंधी 50 रुपए का एक विज्ञापन प्रकाशित करती है। एक पहेली होती है जिसमें ये होता है कि अगर उस पहेली को कोई सुलझा लेगा तो उन्हें लगता है कि रमानाथ ही है जो इस पहेली को सुलझा सकता है, और अगर ये पहेली सुलझ गई तो वो उस जगह पर जाकर रमानाथ को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो 50 रुपए में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाती है और इसमें यह निश्चित हो जाता है कि जो उसे सुलझाएगा वो रमानाथ होगा और रमानाथ उस पहेली को सुलझा देता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि रमानाथ कहाँ पर है, कलकत्ते में है। खोज करते करते वो देवी दीन के पास पहुंच जाती है
और रमानाथ को पुलिस के कुचक्र से निकालने की पूरी कोशिश करती है। रतन भी उन्हीं दिनों अपने बूढ़े पति का इलाज करवाने के लिए कलकत्ता में आ जाती है। पति की मृत्यु के बाद जालपा की सहायता करने में किसी प्रकार का संकोच प्रकट वो नहीं करती। कौन? जो रतन है, जो इंद्रभूषण की पत्नी है रतन, जो 600 रुपये देकर कंगन बनवाना चाहती थी, ये वही रतन है। इसके बाद देखें तो क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के पश्चात उन्हें जालपा का एक पत्र मिला, जिसमें उसके भाव बदल दिए। उन्होंने जज के सामने सारी वास्तविकता बता देता है। जो रमानाथ है, जालपा के पत्र को पढ़कर वो बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है और जज ने अपना जो पहला निर्णय वापस ले लिया, जिसमें उसने क्रांतिकारियों को मौत की सजा दे दी थी। इसके बाद रमानाथ, जालपा, जोहरा आदि वापिस आकर प्रयाग के समीप ही रहने लगते हैं। ये सारा घटनाक्रम कहाँ होता है? ये कलकत्ता में होता है। तो ये जो पात्र हैं, ये इसके गौण पात्र हैं। मुख्य पात्र यहाँ पर रमानाथ, जालपा, दीनदयाल और दयानाथ है। यहाँ पर जो नाम रहेगा वो जागेश्वरी रहेगा, ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद अगर देखें तो इस पूरे कथानक में या इस उपन्यास में जालपा के कारण रमानाथ में आत्मसम्मान का भाव आता है। जो जोहरा है वो वैश्य जीवन को छोड़कर सेवा कार्य में लग जाती है। रमानाथ और जालपा भी सेवा मार्ग का अनुसरण करते हैं या सेवा मार्ग पर चल पड़ते हैं। जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लिया और रतन की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। एक बार प्रयाग के समीप गंगा में डूबते हुए यात्री को बचाते समय वो बह गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रमानाथ ने कोशिश भी की उसे बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा पाए थे। रमानाथ इसमें देखें तो मुख्य उसमें भूमिका के रूप में है। जो जालपा है वो यह नायिका के रूप में है। जीवन परिवर्तन हो जाता है जोहरा का यहाँ पर। इसके साथ साथ रतन भी उनका पूरा सहयोग करती है। जालपा और जो रमानाथ है, इनके जीवन की दिशा भी बदल जाती है और इसके साथ साथ जोहरा के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है इस उपन्यास में। तो ये पात्रों के माध्यम से मैंने यहाँ पर इस कथानक को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसे समझ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इस उपन्यास में जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन सी है। देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं वो मध्य वर्गीय प्रदर्शन प्रियता है। यानी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे जो औरतें हैं वो गहने के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव अनुभव करती है, अपना पहनना रहना, यानी वो अपने आप को उच्च दिखाने का प्रयास करते हैं। जो मध्यम वर्ग है वहाँ पर उनका जीवन वास्तविक जीवन ना होकर प्रदर्शन प्रियता उसके जीवन में आ जाती है, या वो अपने आप को उच्च वर्ग से तालमेल बिठाकर या उच्च वर्ग का दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें कितना ही धन कर्ज के रूप में क्यों ना लेना पड़े, अपने जीवन को कितना ही संकट में क्यों ना डालना पड़े, लेकिन फिर भी उनमें प्रदर्शन प्रियता का जो भाव है ये बना रहता है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर समस्या देख सकते हैं स्त्रियों की जो आभूषण प्रियता की समस्या है। देखिए, स्त्रियां आभूषण के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं और इसमें भी तो जो जालपा यहाँ पर नायिका है वो भी तो आभूषण प्रेमी है, प्रेमिका है। वो आभूषण प्राप्त करने के लिए, चंद्रहार लेने के लिए, विवाह के लिए कितनी उत्सुक रहती है और उसके पश्चात भी वो ये इच्छा करती है कि उसकी ये इच्छाएं पूरी हो। अपनी सखी के कहने पर वो अपने पति को भी चंद्रहार के लिए उकसाती हैं, जिसके लिए कि उसके पति को गबन भी करना पड़ा था। तो ये किस कारण हुआ? केवल आभूषण प्रियता के कारण। तो जो जालपा है उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि स्त्रियों का आभूषण के प्रति कितना प्रेम है। इसके साथ साथ पुरुषों की जो अहम प्रवृत्ति है, देखिए जो रमानाथ है वो अपने अहम के कारण ही गबन में फंस जाता है। अहंकार उसमें क्या है? वो अपनी पत्नी जालपा के सामने खुद का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है या बढ़ा चढ़ाकर डींगे मारता है। वो बताता है कि उसके पास जो नहीं है वो भी बढ़ा चढ़ा के बताता है। धन दौलत जो भी पैसा है उसके बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर जालपा को बताता है। वो किस लिए बताता है? केवल अपने अहंकार को बचाने के लिए, केवल अपनी अहम प्रवृत्ति के लिए, अपनी कमियों को दबाने के लिए या छुपाने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि पुरुषों में जो अहंकार प्रवृत्ति है या अहम की प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक है। ग्रह कलह का पतन, देखिए अंतिम समय में अगर देखें तो ग्रह कलह का पतन हो जाता है। कैसे? क्योंकि उन दोनों के विचारों में जब परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन ही इनमें ग्रह कलह के पतन का कारण बनता है। उसके बाद दूसरा है व्यक्ति का दुर्लभ चरित्र। देखिए, जो मानव है या व्यक्ति है उसका दुर्लभ चरित्र किस प्रकार से है वो यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ चाहे हम जालपा की बात करें, चाहे हम रमानाथ की बात करें, चाहे हम या दीनानाथ की बात करें, वो सब किस प्रकार से
अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किस प्रकार से अपनी जो आसपास की परिस्थितियां हैं उनसे परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परिस्थितियों वश जो रमानाथ है ये भी तो अपनी दुर्बलता के कारण भाग जाता है, अपने विचार जो है वो बदल नहीं पाता, बल्कि उनसे मुंह छुपोकर वहां से भाग आता है। जालपा से आत्मग्लानि उसे अनुभव होती है और वो वहां से निकल आता है, कलकत्ते में चला जाता है। कलकत्ते में भी वो पुलिस तंत्र से बचने के लिए झूठ बोलता है, क्रांतिकारियों के विरुद्ध हो जाता है और बाद में जालपा के समझाने से उसमें परिवर्तन आता है। तो ये दुर्लभ चरित्र का ही परिणाम है। अगर यहाँ पर सबल चरित्र हो तो वो अपने विचारों को परिस्थितियों के अनुसार कभी ना बदले, लेकिन एक व्यक्ति जैसी उसको परिस्थितियां मिलती है उसी के अनुकूल अपने चरित्र को बदल लेता है, ये उसकी दुर्बलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि जो पुलिस तंत्र है उस पुलिस तंत्र की भ्रष्टता या भ्रष्टाचार का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। ये भी मुख्य समस्या यहाँ पर उठाई गई है। एक जो भारतीय स्वाधीनता की बात मैंने प्रारंभ में की थी, या क्रांतिकारी दल के प्रति किस प्रकार षड्यंत्र रचे जाते हैं, वो समस्या भी यहाँ पर उठाई गई है। क्योंकि जो रमानाथ है ये क्रांतिकारियों के विरुद्ध झूठा गवाह बन जाता है और उनको फांसी तक की सजा हो जाती है। वो बात अलग है कि रमानाथ बाद में जज से मिलकर उनकी जो बयान है वो बदल देता है और उनकी जो फांसी की सजा है वो माफ हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं इस उपन्यास में उठाई गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। इस उपन्यास के विशेषता, उद्देश्य या विशेष तथ्य को अगर हम देखें तो ये एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें जीवन की असलियत की छानबीन बहुत ही गहराई से की गई है, यानी पात्रों के मन में किस प्रकार परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है और उन परिस्थितियों से उनकी जीवन दशा कैसे बदल जाती है उसको गहराई से जानने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। समाज में जो भ्रम है उसको दूर करके पाठक को नई प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। वो किसके माध्यम से? जोहरा के माध्यम से, रामनाथ के माध्यम से और जालपा के माध्यम से। यानी ये वो पात्र हैं जिनके जीवन में सर्वाधिक परिवर्तन आता है और ये किस लिए? भ्रम को दूर करने के बाद एक नई प्रेरणा यहाँ से मिलती है, नई जीवन दशा यहाँ से मिलती है। तो वो नई प्रेरणा ही जीवन को नई दिशा देने वाला कार्य करती है। उसके बाद नारी समस्या को व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा गया है। देखिए नारी के जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयां आती है और उनका किस प्रकार सामना करना पड़ता है। एक नारी, एक बेटी को उसके घर में उसकी इच्छाएं पूरे करते हुए भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम विवाह के साथ जोड़ देते हैं, यानी वो सब विवाह के बाद उन्हें मिलेगी या विवाह के साथ उनकी इच्छाएं पूरी होगी। तो यानी एक नारी एक अपने घर या परिवार से अलग जाकर या अपने ससुराल में जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करेगी, ये नारी के जीवन की एक समस्या ही तो है। या फिर उसके बाद उसको ससुराल में किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, समाज के लोग किस प्रकार से जोहरा जैसी युवतियों से व्यवहार करते हैं, वो यहाँ दिखाया गया है। और नारी को एक पति अपनी जिम्मेवारियों से भागते हुए जालपा को त्याग करके चला जाता है। उसके बाद जालपा के जीवन में कितनी कठिनाइयां आ जाती है और वो किस प्रकार उन कठिनाइयों का सामना करते हुए कलकत्ते पहुंचकर रामनाथ के जीवन को परिवर्तित करती है। ये सभी जो नारी के जीवन में समस्याएं हैं वो यहाँ पर दिखाई गई है कि समाज में नारी को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है। जालपा के को भी तो कलकत्ते में जाकर बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जो परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। तो नारी के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में खड़ी कर दी जाती है, वो समस्याएं भी यहाँ पर उठाई गई है। साथ ही देखें तो इस उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो भी यहाँ दिखाई गई है कि किस प्रकार जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके विरुद्ध पुलिस तंत्र ही किस प्रकार भ्रष्टाचार का सहारा लेकर उनको झूठे गवाह के द्वारा सजा दिलवाने का कार्य करता है और राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी है उनको सजा दे दी जाती है जज के द्वारा, लेकिन बाद में जालपा से प्रेरित होकर रमानाथ जज को सारी सच्चाई बताते हैं और उसके बाद उनकी सजा माफ होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार तोड़ने दबाने की बात की जाती है या किस प्रकार उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है, वो समस्या यहाँ पर उठाई गई है। उसके बाद समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो निम्न वर्ग से सरोकार रखता हो, चाहे मध्यम वर्ग से या चाहे उच्च वर्ग से, यह उपन्यास सभी का मार्गदर्शन करता है। क्योंकि देखिए इस उपन्यास में ऐसे पात्र हैं जो सभी वर्ग के हैं, यानी अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए पात्रों को यहाँ पर शामिल किया गया है और उनके जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयां आती है और इन कठिनाइयों का कैसे सामना किया जाए। निम्न वर्ग का जो जीवन है
वो कैसे कठिनाइयों से भरा हुआ है और उन कठिनाइयों का सामना किस प्रकार से किया जाए। इसके साथ साथ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं और उच्च वर्ग के लोगों का जीवन भी किस प्रकार कठिनाइयों से भरा हुआ है या संकटों से भरा हुआ है, वो सभी हम पात्रों के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये उपन्यास उनको एक नया जीवन दर्शन या नया नया जीवन मार्ग दिखाने का प्रयास भी इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है। तो आज हमने गबन उपन्यास के बारे में जाना। गबन का मतलब क्या है? धोखा करना। किससे धोखा किया था और किसने किया था? रामनाथ ने धोखा किया था। चुंगी पर से जो पैसे निकाल कर वो ले आया था, चुंगी जहां पर वो नौकरी करता था वहां से जो पैसे निकाले थे उसने, चुराए थे, उसका गबन उसने किया था। वो धोखा किया था उसने अपनी नौकरी से। तो उसी घटना को आधार बनाकर और उस गबन के एक घटनाक्रम ने उसका जीवन कितना बदल दिया, उसी से बचने के लिए वो कलकत्ता भाग आता है, अपनी पत्नी अपने परिवार का त्याग कर देता है और उसी के परिणाम स्वरूप बाद में उसके जीवन में किस प्रकार संकट आते हैं और उसके जीवन की दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके कथानक और पात्रों के माध्यम से आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल से इसी तरह जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।